अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरे पास इस वक्त दो काफ़ी अहम, बल्कि मैं कहूँगा अहम तरीन खबरें, इस साल की सबसे ज़्यादा अहम तरीन खबरें हैं। और दोनों खबरों का ताल्लुक एक का बिलवास्ता और दूसरी का बिला वास्ता मुत्तहदा अरब अमारात से है, लेकिन तमाम खलीजी ममालिक के हवाले से ये दो अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि अब यूएई को चाइना की कंपनी ने वो लाइसेंस दे दिया है जो वैक्सीन इस वक्त चाइना के साथ मिलकर यूएई में लगाई जा रही है, यानी साइनोफार्म कंपनी की जानब से लाइसेंस मिल गया। दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, जिसके 6 मेंबर ममालिक हैं, उसका एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। आज के इजलास के बाद सऊदी अरब ने कतर के साथ अपने जो बॉर्डर्स हैं, जो सरहदें हैं, वो खोल दी हैं और कतर के ऊपर जो सेंक्शन लगाई गई थी उनको हटा दिया है। बहुत आम डेवलपमेंट है, ना सिर्फ कतर और सऊदी अरब बल्कि तमाम खलीजी ममालिक के लिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबरान ममालिक हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगा कि बहुत ही खुशआइंद बात है कि अब चाइनीज फर्म ने या चाइना की कंपनी ने यूएई को वैक्सीन यूएई के अंदर बनाने की इजाज़त दे दी है, लाइसेंस दे दिया है, जिससे ना सिर्फ यूएई अपने मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वैक्सीन के हवाले से उनको पूरा कर सकेगा, बल्कि यूएई ये वैक्सीन दूसरे मुल्कों को बरामद भी कर सकेगा। और बताया यह गया है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन की तैयारी का अमल यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ, और वो लोग जिनका तिब से कुछ न कुछ रिश्ता है, ताल्लुक है, वो समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल के बाद यूएई दूसरा मुल्क होगा जो अपने तौर पर वैक्सीन तैयार करके ना सिर्फ अपने मुल्क के शहरियों और गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाएगा, बल्कि इसको फरोख्त भी किया जाएगा। इसकी तादाद लाखों में होगी। याद रहे कि इस वक्त भी यूएई में साइनोफार्म नामी कंपनी की वैक्सीन बकसरत लगाई जा रही है, लेकिन फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन भी दुबई में हंगामी तौर पर दरामद की गई थी, काफ़ी बड़ी मकदार में, और ये भी लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जो तरजीह है वो चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन को दी जा रही है, क्योंकि ये निस्बतन सस्ती है और इसको यूएई में बतौर ट्रायल भी इस्तेमाल किया जा चुका है। अब मैं आता हूँ, मैं समझता हूँ इस साल की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब के एक शहर अल उला में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें पहली मरतबा 2017 के बाद पहली मरतबा 6 के 6 ममालिक के सरबराहान ने, वज़राए आज़म ने या रहनुमाओं ने शिरकत की है। आपको याद होगा कि 2017 के जून में, 2017 के वर्ष में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन ने अपने ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते कतर से मुनक़ता कर लिए थे, और साथ ही साथ इजिप्ट यानी मिस्र ने भी कतर के बायकॉट का ऐलान किया था। मिस्र की अपनी वजूहात हैं, क्योंकि मिस्र गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, सऊदी अरब का पड़ोसी है। मिस्र क्योंकि खलीज में आता नहीं, उसका शुमार नहीं होता। मिस्र जो है वो आप ये समझ लें कि अफ्रीका का हिस्सा है किसी हद तक। बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि इस इजलास की मेज़बानी है वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने की, जबकि इस मौके पर सऊदी वली अहद MBS ने कतर के अमीर शेख तमीम को बजाते खुद एयरपोर्ट पर यानी रनवे पर टारमेक पर जाकर बगलगीर होकर रिसीव किया। इस पूरे मामले में शेख जो कुवैत के जो अमीर हैं
शेख नवाफ अल सबा, उन्होंने कुलीदी किरदार अदा किया था। गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 साल से वो इस कोशिश में थे कि खलीजी ममालिक के ताउन की जो कौंसिल है उसमें जो दरार पड़ चुकी है उसको ख़त्म किया जाए। बहरहाल इस इजलास में ओमान के नायब वज़ीर आज़म फ़हद बिन महमूद, बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हमाद और यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद और डॉक्टर नाइफ जो कि जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने शिरकत की। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कतर के अमीर ने 2017 के बाद पहली मरतबा इस इजलास में शिरकत की और इस पूरे हवाले से कुवैत की काफ़ी कोशिशें थीं, कुवैत की कोशिशें बराबर साबित हुई और कुवैत की इन कोशिशों की वजह से ये इजलास हुआ। इस इजलास में सऊदी अरब ने कतर के साथ तमाम पाबंदियां उठाने का ऐलान किया, फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद जो कि बंद कर दी गई थी उनको ख़त्म करने का ऐलान किया, यानी जो भी मुआशी या समाजी बायकॉट था उसको ख़त्म करने का ऐलान किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान के बढ़ते हुए असर व नफूज़ की खातिर गल्फ काउंसिल के तमाम ममालिक का यकजा, इकट्ठा और मुत्तहिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको मालूम होगा कि जब कतर पर पाबंदियां लगाई गई थी तो उनमें ईरान के साथ कतर के बढ़ते हुए ताल्लुकात को एक वजह करार दिया गया था। दूसरा ये था कि अल जज़ीरा चैनल को बंद करने का तकाजा या मुतालबा किया गया था और तीसरा ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मिस्र में हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार अख्वानुल मुस्लिमून नामी जो कलदम तंजीम है उसकी कतर दरपर्दा हिमायत करता है। ये इल्ज़ामात थे कतर के ऊपर और कतर ने इन इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया। कतर पर पाबंदियां लगा दी गई, सफरी पाबंदियां, फ़ज़ाई हदूद की पाबंदियां, हर किस्म की पाबंदियां, और इससे उन्होंने ये समझा कि कतर को नुकसान पहुंचेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कतर को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन कतर ने इन तमाम पाबंदियों का मर्दाना वार मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि अगर आपको याद हो तो 2020 में का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है उसके हुकूक भी हासिल कर लिए। वहाँ पर बड़े पैमाने पर तरक्की का अमल जारी रहा, क्योंकि कतर सिर्फ तेल पर भरोसा नहीं करता, कतर सिर्फ टूरिज्म पर भरोसा नहीं करता। कतर के पास, कतर दुनिया के उन चांद ममालिक में से एक है जिसके पास लिक्विड नेचुरल गैस है, LNG जिसे कहते हैं, और कतर के लिए इसकी फरोख्ती बहुत बड़ी बात है। लेकिन कतर की इन्वेस्टमेंट बाकी शोबों में भी थी, कतर सर्वाइव कर गया। कतर आज दिन तक किसी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुआ, यहाँ तक कि कतर ने तुर्की को अपने फौजी अड्डे भी दे दिए। अब देखना यह है कि कतर क्या ईरान की दुश्मनी मोल लेगा। ईरान ने बड़े मुश्किल वक्त में कतर का साथ दिया, तुर्की ने बड़े मुश्किल वक्त में कतर का साथ दिया। अब इस सारी सूरत हाल में अगर कोई फातेह मुल्क बनकर सामने आता है तो वो है कतर। अब आते हैं इसका इम्पैक्ट खलीजी ममालिक में क्या होगा। बहरीन और यूएई ने अभी तक कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया कि वो पाबंदियां, कतर पर आयद की गई पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं, और 3 ही ममालिक थे, क्योंकि मिस्र जो है वो GCC का रुकन मुल्क नहीं है। तो रफ्ता रफ्ता हम देखेंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो दीगर ममालिक हैं वो भी अपने राब्ते जो हैं वो कतर के साथ उस्तवार कर देंगे। कुवैत ने और ओमान ने इस तरह का कोई अमल पहले नहीं किया था। 3 ममालिक ने कतर के ऊपर पाबंदियां लगाई थी। अब आपको यह भी इल्म होना चाहिए कि इन 6 ममालिक में से जो रुकन ममालिक हैं इनमें से 3 के ताल्लुकात इसराइल के साथ उस्तवार हैं पहले से, कतर, UAE और बहरीन। जबकि 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात किसी वक्त भी उस्तवार हो सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत और ओमान। अब ये अल्लाह जानता है कि ऐसा कब होगा, लेकिन इसका कतर की इकॉनमी पर मुस्बत असर पड़ेगा। तमाम जो कतर के पड़ोसी ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब है, जिसमें बहरीन है, जिसमें UAE है,
ओमान है, दीगर हैं ममालिक जितने भी हैं, उनकी इकॉनमी पर भी अच्छा असर पड़ेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, तरक्की के नए ज़राए सामने आएंगे। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान की जिद बरकरार रही कि ईरान के साथ पंगा लेना ही लेना है, तो इससे खलीज में तबाही के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।